हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर है। इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट मेन है। एक तो जीरोज निकालना यानी कि मूल निकालना, और दूसरा कोफिशिएंट निकालना यानी कि ए और बी और सी निकालना। देखिए, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जीरोज क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, मैक्सिमम घात क्या होती है, फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, सबसे पहली बात आप इसको बोलिए कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, मानक रूप है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? बराबर के राइट हैंड साइड में कुछ लिखा हो और बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा हो, उसको बोलते हैं इक्वेशन यानी कि समीकरण। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात, और इक्वेशन यानी कि समीकरण। जो ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हो उसमें कुछ ए हो, कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे। ध्यान रहे, वेरिएबल एक ही होगा लेकिन उसकी घात अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल एक्स है लेकिन इसकी घात अलग है। यहाँ पर एक्स की घात 2 है, एक्स की घात 1 है, और ये तुम्हारे कांस्टेंट हैं ए, बी और सी। तो इसकी मैक्सिमम घात यानी कि सबसे बड़ी घात 2 है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर इसकी मैक्सिमम घात 3 होती तो इसको क्यूबिक यानी कि त्रिघातीय समीकरण बोलते हैं। अब देखिए, मैंने इसके लिखा है बराबर जीरो, फिर तीर लगा के इसका नहीं, इसका मतलब ये है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो नहीं होता। ध्यान से सुनिए, ये जीरो के बराबर नहीं होता। ये केवल जीरो के बराबर दो कंडीशन में होता है, जब हम एक्स की जगह अल्फ़ा रखेंगे, एक्स की जगह बीटा। और अल्फ़ा बीटा क्या है? एक्स की ऐसी वैल्यू, हमें भी नहीं पता अल्फ़ा बीटा क्या है, लेकिन थ्योरेटिकली पता है। पता क्या है कि अल्फ़ा और बीटा एक्स की ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिनको यहाँ पर रखने पर इस पूरे का मान जीरो आ जाता है। ठीक है, उसी कंडीशन में ये बराबर जीरो होता है, अदरवाइज ये जीरो बराबर नहीं होता। जैसे देखिए, एक इक्वेशन लिख दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये एक इक्वेशन लिखा हुआ है। अब इसके बराबर हम क्या लिखें? जीरो लिख दें? गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, इसका मान जीरो तभी आएगा जब हम x की वैल्यू या तो 1 रखें या 4 रखें, और ये जो 1 और 4 है यही अल्फ़ा और बीटा है, यही अल्फ़ा बीटा है, और इन्हीं को बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं? जीरोज, यानी कि रूट्स। और हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं मूल। तो x की ऐसी वैल्यू जिनका मान रखने पर इसका मान जीरो आ जाए। अब इसके अलावा अगर तुम 1 और 4 के अलावा कुछ भी रखोगे, ये जीरो नहीं आएगा। चलो रख के चेक कर लेते हैं। इसको ऐसे बोल दो px। ठीक है, px का मतलब कि p, ये एक फंक्शन है किसका? x का। ठीक है, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शन भी होता है। अब इसमें हम देखो ऐसे रख रहे हैं p जीरो, यानी कि x की जगह हम जीरो रखेंगे तो इसका मान पूरे का क्या आने वाला है? यहाँ पर जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू जीरो, और ये रहेगा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये जीरो और ये 4, तो आ गया इसकी वैल्यू 4। देखिए, जीरो के बराबर कहाँ हुआ? नहीं हुआ। हमने वही कहा था कि जो एक ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जल्दी जल्दी में लिख देते हैं बराबर जीरो, वो गलत होता है। वो बराबर जीरो केवल तभी होता है जब x की हम वो दो वैल्यू में से एक वैल्यूज यहाँ पर रखते हैं, तभी होता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि अगर आप अल्फ़ा रख देंगे या बीटा रख देंगे तब सही है, और अदरवाइज इनके अलावा तो अनंत संख्याएं हैं भाई। रियल नंबर्स तो अनंत हैं। अनंत में दो वैल्यूज के लिए बात सही है, बाकी के लिए तो गलत है। बाकी तो बहुत सारी है, तो इसलिए ये बात गलत है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो हम लिख दें और ये हो जाता है। नहीं, केवल अल्फ़ा और बीटा हो की वैल्यू रखने पर ही इसका मान जीरो आता है। ये वैल्यूज, इसका पूरा का सम जीरो आता है। अब इसकी हम अगली कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं कि असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुल मिला के इस तरह का होगा। अभी जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था उसी को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये एक्चुअली दो संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। ये दो संख्याओं का गुणनफल होता है।
यही नहीं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो, वो दो संख्याओं का गुणनफल होता है और उन्हीं की सहायता से हम उसके रूट्स यानी कि मूल निकालते हैं, जीरोज निकालते हैं। अब देखिए इसमें दो संख्या कौन सी है, एक संख्या x-1 है और दूसरी संख्या x-4 है। दिख रहा है कि नहीं? एक है x-1 और दूसरी x-4। यही वो दो संख्या हैं जिनका गुणनफल इसके बराबर है। तो कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे तो आप घबराइए मत, आप ये सोचिए कि ये दो संख्याओं का गुणनफल है और उन दो संख्याओं को हम पता लगा लेंगे तो उसके रूट्स भी पता लगा लेंगे। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही कॉन्सेप्ट, दो ही चीज़ें पूछता है, या तो पूछेगा इसके आप रूट्स बताइए, या पूछेगा ABC यानी कि कोफिशिएंट बताइए। x² का कोफिशिएंट a होता है, x का होता है b और c तो कांस्टेंट है। तो बस यही दो चीज़ें पूछता है और इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर हम निकालते हैं। देखिए इसका मतलब ये है, अगर हम अब बोल दें जब ये दो संख्याओं का गुणनफल है और आपको किसी ने बोल दिया कि ये जो है ये 0 के बराबर है, तो इसका मतलब इन दो संख्याओं का गुणनफल जो है, एक्चुअली इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 0 है। इसका मतलब अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर, मतलब इनमें से एक संख्या 0 है, एक संख्या 0 है, तभी तो उसमें मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। चाहे ये 0 बन जाए चाहे ये 0 बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक बार मानते हैं कि x-1 बराबर क्या है 0, तो यहाँ से आता है x की वैल्यू 1। एक बार मानते हैं x-4 बराबर 0, तो यहाँ से आता है x की वैल्यू 4। तो जो x की वैल्यू 1 आई और x की वैल्यू 4, इसका मतलब ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इस द्विघात समीकरण की वैल्यूज यानी कि 0 यानी कि रूट्स 1 और 4 है। ठीक है, मतलब या तो 1 आप यहाँ रख दीजिए तो ये 0 बन जाएगा, या तो 4 रख दीजिए तो 0 z बन जाए। इसके अलावा कोई भी संख्या इसमें रखेंगे 0 कभी भी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। यानी कि ax² + bx + c बराबर 0 तभी होता है जब हम उसे अल्फ़ा और बीटा रखते हैं। अल्फ़ा बीटा इन्हीं का नाम दे दिया गया है कि बार बार हमें पूरी बात ना बोलनी पड़े। ठीक है, तो अब अगर अल्फ़ा बीटा बोला जाए मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज यानी कि रूट्स यानी कि ऐसी x की वैल्यू जहाँ पर उसका मान रखेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब देखिए जो आपका एक्सरसाइज है इसमें क्लास 10th की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.1 में तो वो बता ही दिए थे। उसमें दिया हुआ है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है कि ये है या नहीं। जैसे देखिए सीधी सी बात ये है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है, ax² + bx बराबर 0 कब, जब अल्फ़ा और बीटा रखेंगे। ऐसे नहीं लिख देना कि हमेशा, वो गलत हो जाएगा। ये आपका a और b और c क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले, 4x² - 8x + 17, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -8 है, c की वैल्यू 17 है। तो आपका पहले जो एक्सरसाइज है उसमें कुछ सवाल ऐसे दिए हुए हैं, उसमें बोला है पता लगाइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो उसको हम देखेंगे, अगर इस तरह का फॉर्म बन रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है x की घात होती है वो मैक्सिमम 1 होती है। अब इसका देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2 है 2.2, उसमें देखिए किस तरह के सवाल दिए हुए हैं। उसमें हाँ वेट अ मिनट, 2.2 में दिया हुआ है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं और उसने बोल रखा है कि आपको इनके रूट्स निकालने हैं यानी कि जीरोज निकालने हैं। ठीक है, आपको 2.2 में क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 2.2 में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसमें बोला है कि आप इसके रूट्स निकालिए या जीरोज निकालिए, और दूसरे सवाल में है कि ABC की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और उससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि देखिए पहला सवाल दिया है x² - 2x - 8। ठीक है, ये दिया हुआ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपको जीरोज निकालने, तो आप बराबर 0 लिखिए और साथ में अल्फ़ा और बीटा भी लिख दीजिए।
क्यों? क्योंकि अल्फ़ा की और बीटा की वैल्यू रखेंगे तभी ये जीरो बनेगा। इसके अलावा अनंत संख्याएं हैं उनको रखेंगे तो वो जीरो होगा ही नहीं। समझ में आया? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे हमने ए और बी और सी की वैल्यू फिक्स कर दी, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिक्स हो। अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, ध्यान रहे यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है। एक्स की कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1। एक्स का कोफिशिएंट जो आपका सी होता है और ये बी होता है और ये ए होता है। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू -8 है। हमने क्या पढ़ा था? जो ये सी होता है ये अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन होता है। नहीं पढ़ा तो अभी ध्यान से देख लो। ये क्या होगा? तुम्हारा अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि या तो ये 8 × 1 होगा, या 2 × 4 होगा, या बस इसके यही गुणनखंड बनेंगे। बाकी इसको इधर उधर करते रहो वो तो कितने भी बन जाएंगे, ठीक है। 4 × 2 कर दो, बात एक ही हो जाए। अब तुमको देखना है कि इसमें से किसका, अब यहाँ पर देखिए माइनस साइन है तो माइनस भी लगा दो। अब अगर यहाँ माइनस है तो तुमको देखना है डिफरेंस, इन दोनों में किस वाले पेयर का डिफरेंस 2 के बराबर आ रहा है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 7। इसका कितना आ रहा है कि, अच्छा देखिए डिफरेंस लेंगे तो ये 9 बन जाएगा। डिफरेंस ना बोलो, इसको बोलो सम, चूँकि हमने इसमें माइनस का चिन्ह लगा। अगर माइनस का चिन्ह ना लगाते तब वहाँ डिफरेंस बोलते, कोई दिक्कत नहीं होती, पर यहाँ हमने ऑलरेडी माइनस लगा दिया है तो आप डिफरेंस नहीं बोलेंगे, आप सम बोलेंगे। तो इनमें से किस पेयर का सम -2 के बराबर है? इसके बराबर ऑब्वियसली। इसका मतलब ये हुआ इस मिडिल टर्म को हम कुछ इस तरह से ब्रेक करेंगे। ये जो -2x है ना, इसको लिखेंगे -4x + 2x - 8। समझ में आया? इस मिडिल टर्म को हमने ऐसे तोड़ दिया। अब अगर हमने ऐसे तोड़ दिया तो बस आसान हो गया। अब यहाँ पर आती है कॉमन लेने की प्रथा। कॉमन कैसे लेते हैं? ठीक है, कॉमन का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाइड हो। अब देखिए ये x² है, ये 4x है, इसमें भी x मल्टीप्लाइड है, इसमें भी x मल्टीप्लाइड है, तो हम इससे x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ से बचेगा -4। अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन, यहाँ 2 मल्टीप्लाइड है x के साथ, यहाँ 2 × 2 × 2, ठीक है, सॉरी। तो ये इसमें भी 2 मल्टीप्लाइड है। अब हम इसमें क्या 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लेंगे तो देखिए कॉमन लेने का मतलब भाग भी दे दो। भाग देने का मतलब ये हुआ कि इसमें जब भाग दोगे तो इसमें x बचेगा, इसमें सॉरी इसमें बचेगा 4। अब देखिए कॉमन कैसे लेते हैं? जो मल्टीप्लाइड होता है, इसमें भी x मल्टीप्लाइड है, इसमें भी x मल्टीप्लाइड, तो हमने x कॉमन ले लिया। यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा -4 प्लस, अब इसमें देखिए इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, मतलब 2 इसमें इस टर्म में भी मल्टीप्लाइड है, इस टर्म में भी मल्टीप्लाइड है। अब 2 जैसे ही हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा x, चूँकि 2 तो कट गया, और यहाँ से 8 की बजाय बचेगा 4। चेक कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगा 2x और 8। अब आगे बढ़ो, अब आगे हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, और देखिए जब कॉमन लेते हैं तो उस 2 टर्म होने चाहिए, और उन 2 टर्म में कम से कम या तो प्लस का साइन होना चाहिए, माइनस का। यहाँ पर प्लस का साइन है, इधर का ये टर्म हुआ, इधर का ये टर्म हुआ, इसमें से हमने x - 4 कॉमन ले लिया, चूँकि x - 4 इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, और यहाँ से देखो जैसे हमने इसको कॉमन लिया केवल यहाँ फिर x बच गया, और जैसे यहाँ से हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर +2 बच गया। तो यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट फॉर्म ये है। तो जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो 2 संख्याओं का गुणनफल होता है, और वो गुणनफल वाली संख्या ये है। और ध्यान से देखना, ये जो आपका 8 होता है ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई करो 4 दूनी 8। और ये जो आपका मिडिल वाला टर्म होता है ये वाला, चलो यहाँ देख रहे हैं, ये जो मिडिल टर्म होता है ये इन दोनों का एडिशन होता है। देखो ऐड करके -4 और +2 -2 आ जाए। अब इसको तुमको 0 के बराबर रख देना है, क्यों? क्योंकि तुम्हें रूट्स निकालने हैं, रूट्स यानी कि ऐसी वैल्यूज x की जिनका मान रखने पर ये 0 आ जाए। तुम खुद सोचो, अगर 2 संख्याओं का गुणनफल 0 है तो उनमें से एक संख्या 0 होगी, तो माना कि पहले x - 4 अगर 0 है तो यहाँ से पता चला x की वैल्यू 4 आई, और अगर
ये जीरो नहीं है, अगर ये जीरो है तो x प्लस 2 बराबर जीरो रखो, तो यहाँ से पता चला x की वैल्यू -2 आ गई। तो ये क्या है, ये x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इस द्विघात समीकरण में जो x और y की x की वैल्यूज आई हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पर रखेंगे तब ये जीरो बनेगा। अदरवाइज दुनिया की हम कोई भी वैल्यू उठा के रख दें इसमें, इसका मान कभी भी जीरो नहीं आने वाला। सीधा सा मतलब ये है, ठीक है। तो ये था कि हम कैसे उस स्प्लिटिंग मेथड, इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देना, या इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो समझ में आया ना कि हम फैक्टराइज क्यों करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो संख्याओं का गुणनफल होता है और उसको हम फैक्टराइज इसलिए करते हैं ताकि वो दो संख्याएं पता हो जाएं, और वो जब दो संख्या पता हो जाती हैं तो हम उससे रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स यानी कि x की ऐसी वैल्यू जिसका मान रखने पर जीरो आ जाएगा, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो अगली कॉन्सेप्ट है इसका, देखिए एक सवाल मैं और कराए दे रहा हूँ। दूसरा है 4s² - 4s+1, ठीक है। मतलब एक सवाल ये है 4s² - 4s+1, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है इस बार s है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चाहे x ले लो, y ले लो, z ले लो, k ले लो, m n, जो मन में आए सो ले लो, लेकिन ये इसी तरह का होना चाहिए कि इसकी एक घात 2 होनी चाहिए और दूसरी घात 1 होनी चाहिए। इसका हमें रूट्स निकालना है। तो एक तो तरीका ये था जो हमने अभी निकाला फैक्टराइज करके। फैक्टराइज कैसे किया था कि हमने इसको क्या किया था, इसके फैक्टर्स निकालने थे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर 4 है, तो या तो पहले 4 को यहाँ से पूरे में 4 का डिवाइड कर दो ताकि यहाँ 1 बन जाए, या फिर डिवाइड नहीं करना तो इस केस में क्या करो, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करो। जब यहाँ पर जो x² है या s² उसका कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो इसका और इसका 1 मल्टीप्लाई करो, मतलब a × c निकालो। a कितना है 4, c कितना है 1, से गुणनखंड करो। अब देखो कि किस वाले पेयर का सम यानी कि एडिशन -4 आ रहा है, माइनस से अभी मतलब मत रखो, इसका आ रहा है 2 2 4, इसका 4 1 5 आ रहा है, तो हम इसको लेंगे, यानी कि इसको इस तरह से लिखेंगे 4s² - 2s - 2s+1। समझ में आया। इस 4s को हमने -2s लिख दिया। भाई ये s है ना, 2s ये रहे, 2s ये रहे, मिलके 4s तो हुआ। अब इसमें देखो ऐसे फैक्टर कॉमन लो। कॉमन लेने के लिए ध्यान रहे 2 टर्म होने चाहिए, उन दोनों टर्म के बीच में या तो प्लस का साइन या माइनस का साइन। तो हम इन 2 टर्म्स को ले रहे हैं, इसमें से हम 2 कॉमन ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि 2 इसमें भी मल्टीप्लाइड है, 2 इसमें भी मल्टीप्लाइड, और 2 के बाद s भी ले रहे हैं। देखो s इसमें भी है, इसमें भी मल्टीप्लाइड है, तो 2 से 2 यहाँ से कटा तो 2 बचा। पहले नंबर को नंबर से हैंडल करो, तो 2 से 2 काटा इसको तो 2 बचा, और s से s गया तो एक s बच गया, ठीक है। यहाँ से जैसे तुमने 2 कॉमन लिया तो 2 तो खत्म, s कॉमन लिया s खत्म, यानी कि 1 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर तुम कॉमन ले लो -1, क्योंकि यहाँ और कुछ कॉमन है ही नहीं है, तो हमने -1 कॉमन लिया तो ये माइनस खत्म, यानी कि केवल बचा 2s, और ये +1 की जगह -1 बचेगा। चेक करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, -1 इसमें मल्टीप्लाई करोगे -2s, -1 तो वही आ रहा है, ठीक है। अब हम इस बार इन दोनों टर्म्स में कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है और ये 2 टर्म मल्टीप्लाइड है ना। तो यहाँ से 2s कॉमन ले लिया, 2s -1, और यहाँ से यहाँ बचा 2s, जब ये कॉमन ले लोगे तो ये बच जाएगा, और यहाँ से ये कॉमन ले लिया तो ये बच गया। अब ये इसका मान 0, मतलब ये बराबर 0 है, ये बराबर 0 है, तो इसका मतलब इन दो संख्याओं का गुणनफल 0 है,
मतलब इनमें से एक जीरो है। अगर मान लो कि 2s माइनस 1, अच्छा इसको तुम ये भी तो लिख सकते हो 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको ये भी लिख सकते हो 2s माइनस 1 का बराबर 0। इसका मतलब ये भी लिख सकते हो कि s बराबर 1/2। s बराबर, इसका मतलब लिख सकते हो s बराबर 1/2। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसको हमने रूट्स निकालने के लिए क्या किया, यहाँ अगर 1 होता तो हम उसी तरह करते। अगर यहाँ 1 नहीं है तो a और b, a और c को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद उसके फैक्टर देखो, फैक्टर में देखो कि किस वाले फैक्टर का योग सम इसके बराबर आ रहा है, इस वाले का आ रहा है। तो हमने इसको ऐसे मिडिल टर्म में एक्सप्लिट कर दिया, एक को 2s लिख दिया माइनस 2s। फिर ऐसे हमने यहाँ से 2s कॉमन लिया, यहाँ से -1 कॉमन लिया और ऐसे बन गया, ये स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ से पता चल गया s की वैल्यू 1/2। अब ध्यान से देखिए, अभी तक हमने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो दो संख्याएं होती हैं उन्हीं का मान रखने पर ये क्या होता है, 0 बनता है। ठीक है, ये चूंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब दो संख्याओं का गुणनफल है और वो दोनों संख्या सेम है। अब सेम है यानी कि 4 गुणे 4, 5 गुणे 5, तो इसीलिए ये ब्रैकेट आया 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हमने सेम संख्या यानी कि 1/2, 1/2 दो बार आई, दो बार आने का मतलब ये है कि कॉमन है, यानी कि दोनों रूट्स कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो s की वैल्यू 1/2। अब s की वैल्यू 1/2 के अलावा दुनिया की तुम कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। ये होती है रूट्स की खासियत। और 1/2 के अलावा तो अनंत संख्याएं हैं, रखते जाओ रखते जाओ, कभी भी 0 नहीं होने वाला। तो इस तरह से रूट्स निकालते हैं और पता करते हैं कि इसके मूल क्या हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, मतलब बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना, तोड़ना दो भागों में। अब जैसे देखिए पहला एक्सरसाइज ये 2.2 थी, इसमें पहले सवाल में 6 सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, और दूसरे सवाल में भी 6 सवाल दिए हुए हैं। दूसरे सवाल में बोल रखा है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बाकी सवाल क्वेश्चन नंबर 1 के आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इसने सम ऑफ रूट्स दे रखा है, मतलब अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा का मान दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है। कितना आ रहा है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है, पहले सवाल में दे रखा है -1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। अब इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, जो अल्फा और बीटा होते हैं इन्हीं से हमें मिलते हैं ए, बी और सी की वैल्यूज। तो इसी का जस्ट हमें उल्टा करना है। अब उल्टा करना है तो देख लो कैसे करना है। इसने बोला है कि आपको इनकी मदद से बनाना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देखो, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा, ax² प्लस bx और प्लस c। और इसका मतलब ये होता है कि ये इस तरह से मल्टीप्लाइड होगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि इसने अगर ऐसे वैल्यूज दे रखी हैं तो आपको बोलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो आप ऐसे लिखेंगे ax², अच्छा ये लिख ही गया है, तो अब आप क्या करेंगे, x² ऐसे रख देंगे क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 है, 1 है। क्योंकि इसने बोल नहीं रखा तो कि x² का कोफिशिएंट 1 है, तो हम 1 ही मान के चलेंगे। ठीक है, और अगर b की वैल्यू निकालनी है तो b के लिए क्या होता है, माइनस टाइम्स अल्फा बीटा, माइनस टाइम अल्फा बीटा इंटू x,
और प्लस होता है सी यानी कि अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लिकेशन। इसको पहले इस तरह से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस सी। जब कभी भी आपको ऐसे दे दे कि हम आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रहे हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दे रहे हैं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो आप ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ज़रूर यहाँ पर लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा को जोड़ देंगे या जितना इसका मान आ रहा है उसको रख देंगे और प्लस सी कर देंगे। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर तो हमारा यही है माइनस, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/4, तो 1/4 यहाँ रख देंगे, यहाँ एक्स रख देंगे, एक्स सॉरी यहाँ नहीं लिखा, और सी की वैल्यू -1 है तो ये -1 रख देंगे। तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका सम ऑफ रूट्स क्या है 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है -1 है। दूसरी भाषा में ये आपका एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें इसके प्रोडक्ट्स ये हैं, इसका सम ये है, इसका प्रोडक्ट ये है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो ही तरह के सवाल पूछता है, हालांकि बाद में बहुत ब्रॉड हो जाता है, लेकिन फिलहाल इसमें इस चैप्टर में यही बस पूछेगा कि आपको इसके सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं या फिर जीरोज निकालने। जीरोज कैसे निकालने हैं वो हमने आपको बता दिया। अगर आपको सम ऑफ दिया है, प्रोडक्ट ऑफ दिया है जीरोज का, तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो ये है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना ऐसे बनाते हैं। बनाना कैसे बनाते हैं आपको ये याद रखना। देख क्या रखना, एक्स स्क्वायर तो हमेशा ऐसे ही रहेगा, एक्स रहेगा और सी रहेगा, आपको इन दोनों को याद रखना है। इन दोनों में तुम्हें यहाँ पर जो सी है ये अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा, बस ये याद रखना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी बनाना बहुत आसान होता है। अब जैसे इसने एक और सवाल मतलब दिए, तो और भी 3-4 सवाल हैं, लेकिन एक सवाल और हम कर लेते हैं। जैसे इसने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे का थर्ड दे रखा है। थर्ड में क्या है, बोला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे। इसको भी ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर सबसे पहले ये लिखो, फिर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा तुम्हें ऐसे लिखना है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लिखना है ये। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखोगे, माइनस की जगह माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह तुम रखोगे 0, अच्छा यहाँ एक्स मल्टीप्लाई है, और 0 इंटू एक्स, और प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √5 रखेंगे, √5 रख दिया। अब देखो इसको हल कर दो, हल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वाला टर्म कट रहा है, ये 0 ख़त्म हो गया 0, तो केवल बचा √5। तो ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बनाना है तो इसको बराबर 0 कर दो, और ध्यान रहे ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जब रखेंगे तभी इसका मान 0 आता है। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज 2.2 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, ग्राफ को देख लो कैसे बनाते हैं। पहले तो जान लो कि जो एक्स वाई प्लेन होता है ना, उसमें एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है। जेड नहीं होता, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, अगर आपको इसने दे रखा है, देखिए मान लीजिए कि आपको इसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर, सबसे पहले तो आप एक्स स्क्वायर, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान रहा अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनता है ऐसे, इसको बोलते हैं पैराबोला। क्वाड्रेटिक के ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला जहां पर ये एक्स एक्सिस को टच करता है उसी पॉइंट को बोलते हैं जीरोज ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें देखिए एक्स एक्सिस को एक जगह पर कट कर रहा है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 1 है, वो भी उस जीरो की वैल्यू क्या है 0। कितनी इत्तेफाक की बात है। अब देखिए कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे होते हैं, पहले इसका मतलब समझिए। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो मान 0 आएगा, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो कुछ ज़्यादा आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप x एक्सिस में राइट हैंड बढ़ते जाएंगे, x की वैल्यू रखते जाएंगे तो आपका जो एक्स स्क्वायर बन के आएगा वो और ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए ये ऐसे इधर अनंत तक फैला हुआ है, अनंत तक ऐसे जाता चला जाएगा। मतलब इधर तुम एक्स की वैल्यू जितनी बढ़ाओगे उधर तुम्हारी वाई की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, मतलब उधर ग्राफ तुम्हारा ऊपर चढ़ता जाएगा। इधर भी सेम टू सेम ऐसे, इधर तुम एक्स की वैल्यू जितनी ही नेगेटिव में रखोगे उतना ही एक वैल्यू इधर की तरफ ऐसे फैलता जाएगा, ऐसे फैलता जाएगा। तो ये एक बेसिक सा ग्राफ था एक्स स्क्वायर का। इसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि कोई भी जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इसका ग्राफ क्या होगा, ये सब भी पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है 2.2 उसमें हम क्यूबिक के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, यानी कि त्रिघातीय समीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके और ग्राफ के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने ऐसे ही एनालिसिस किया है। कल यानी कि अगले लेक्चर में हम ग्राफ को और अच्छे से स्टडी करेंगे कि ग्राफ से हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, पैराबोला। ध्यान रहे कि जो एक्स और वाई एक्सिस होते हैं, पैराबोला का ग्राफ या तो ऐसे ऊपर कटोरी की तरह बनता है या नीचे की तरफ बनता है। ऊपर कटोरी की तरह तब बनता है जब एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, और नीचे की तरफ तब बनता है जब एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। यानी कि अगर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लिखा है तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, कटोरी की तरफ, ऊपर की तरफ। और अगर लिखा हुआ -2x प्लस 5 -2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 तो उसका नीचे की तरफ कर्व बनेगा, नीचे की तरफ कटोरा। ठीक है, तो इतना है बेसिक इस पैराबोला चैप्टर में, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आगे हम और भी पढ़ेंगे, इसका बेसिक क्या जो भी था ख़त्म हो गया। आगे हम पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कि हम कोई सा भी सवाल होगा उसको ऐसे चुटकियों में करेंगे। ठीक है, बाय बाय।